हेलो वेलकम एवरीवन। आज 12th क्लास का आपका इलेक्ट्रोस्टैट का 22वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कर रहे थे और इन एप्लीकेशंस में आपके पास अभी तक एक ही एप्लीकेशन करी है हमने, ठीक है, वरना गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन में 2 लेक्चर चले गए थे। एक लेक्चर में गॉसियन सरफेस और गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट करने में चला गया था और साथ में एक एप्लीकेशन कूलॉम्स लॉ वगैरह प्रूव करके एक एप्लीकेशन हो गई है इन्फिनिटी वायर की वजह से। जिस बच्चे ने अभी तक के लेक्चर नहीं देखे हैं गॉस थ्योरम के और इस लेक्चर को डायरेक्ट देखने आया है तो वो अभी इसको छोड़ दे और पिछले वाले लेक्चर देख ले गॉस थ्योरम वाले। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, तो आज का जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है आपकी वे करेंगे। अभी बता देता हूँ 2020 में जो इसको पढ़ रहा है, 2020 ही चला हुआ है, कोरोना के चलते कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया था। उस डिलीटेड सिलेबस में आपका गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन भी है, वो है स्पीयर वाली। आप एक स्पीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये स्पीयर वाला पोर्शन इस साल के लिए फ़िलहाल 2020 के लिए हटा दिया गया है। अब ये पता नहीं डिलीट करने वाले ने क्या सोचा, यहाँ से डिलीट कर दिया है, पर इसका यूज़ आगे जाके पोटेंशियल में आता है। जो स्पीयर वाला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका यूज़ जाके पोटेंशियल में आता है, तो वहाँ से नहीं हटाया है, इधर से हटा दिया है। तो ये चीज़ जो गॉस थ्योरम में हमने पढ़ी थी वो पोटेंशियल वाली वहाँ पढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो या तो हटाना था तो दोनों जगह से हटाना था, वरना यहाँ से हटा के उन्होंने ऐसा कर दिया कि कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना है, हम करेंगे इसको। हाँ, डेरिवेशन आप छोड़ सकते हैं पर रिजल्ट याद रखना है। डेरिवेशन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है, 2020 के लिए। तो आज जनरली ना आपकी एक ही एप्लीकेशन है जो सिलेबस में है, आज के जो टॉपिक में है। बाकी सारी आपको ऐसे ही करनी है नॉलेज के लिए, ठीक है। नॉलेज के लिए या कोई जेई वगैरह की तैयारी कर रहा हो तो वहाँ से अभी कोई सिलेबस रिडक्शन का कुछ आया नहीं है ना, तो सिलेबस रिड्यूस का वहाँ पर जब तक नहीं आया तो मतलब सारा ही करना है और वहाँ के लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास। ओके, तो आज जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो स्पीयर वाली ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन चल रही है और सेकंड एप्लीकेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली बताएंगे यूनिफॉर्मली का मतलब चार्ज स्पेरिकल सेल, ठीक है। इसी को या फिर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों का सेम ही डेरिवेशन चलती है इसलिए फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर और स्पेरिकल सेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज जब भी लिखा आ जाए ना तो समझ लेना कि आपके कंडक्टर की बात हो रही है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो जब भी बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर जब किया था हमने इलेक्ट्रोस्टैट का, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर को जब भी चार्ज देते हैं तो वो आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैल जाता है कंडक्टर पर, ठीक है। कंडक्टर में आपका चार्ज फ्लो कर सकता है ना, तो आप जैसे ही एक कंडक्टर को चार्ज दोगे अंदर नहीं रहेगा। कंडक्टर की वॉल्यूम में चार्ज कभी नहीं रहता है, वो चार्ज आपका बाहर आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। नो मैटर हाउ थिन इज द कंडक्टर, कितना भी पतला सा कंडक्टर हो, उसको जैसे ही चार्ज दिया उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है वो, ओके। अगर नॉन कंडक्टर हो तो उसमें जहाँ पे चार्ज दे दिया वहीं पर रुका रह जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था, आप प्लास्टिक के कोम को अगर रब करते हो बालों से और मिट्टी के पार्टिकल्स या कागज़ को उठा लेते हो उससे, अगर उस प्लास्टिक के कोम की जगह आप किसी मेटल को यूज़ करेंगे तो उससे नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के कोम को जहाँ से रब किया उस पर उधर चार्ज आ गया और चार्ज वही की वही रह गया, क्योंकि प्लास्टिक आपका नॉन कंडक्टर है, ठीक है। वही की वही चार्ज रह गया, तो इस पर चार्ज है, इसने उठा लिया इंडक्शन की हेल्प से। पर जैसे ही आप किसी मेटल को रब करेंगे चार्ज आ जाएगा रब करने से, पर चार्ज मेटल पे फ्लो कर सकता है। चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, हाथ में जाएगा, हाथ से ज़मीन में चला गया, ख़त्म, ठीक है। कंडक्टर है ना, कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो कर सकता है। हमारी बॉडी भी कंडक्टिंग है, हालांकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो
कंडक्टर पर कभी भी चार्ज दिया आउटर सरफेस पे रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो कभी भी यूनिफॉर्मली दिख जाए ना तो मतलब कंडक्टर की बात हो रही है, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो इन जनरल आपके पास नॉन कंडक्टर की बात हो रही होती है। ये आपको याद रखना है, ओके। याद क्या रखना है, समझने की चीज़ है। अब देखिए स्पेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्पीयर अलग अलग चीज़ें हैं। सेल तो बीच से खाली होती है, ठीक है। सेल तो जैसे हाथ में कड़ा पहनते हैं उस टाइप का रहता है, बीच से खाली है। और स्पीयर जैसे आपकी बॉल वगैरह है उसके अंदर कोई मीडियम होगा आपके पास, ठीक है। हालांकि स्पीयर और स्पेरिकल सेल में डिफरेंस है पर इनमें एक सिमिलैरिटी है। वो क्या है, देखिए ये आपके पास मैंने बनाया सेल, ये बीच से क्या होती है एम्प्टी, ठीक है। और ये आपके पास एक स्पीयर है, इसमें बीच में भी मीडियम होगा कोई ना कोई, जिस चीज़ का स्पीयर बना हुआ है। जैसे अर्थ एक स्पीयर है तो वो पत्थर वगैरह रॉक वगैरह सब कुछ है अर्थ के अंदर, ठीक है। ये मैंने ले लिया वो स्पीयर, और कैसा स्पीयर लिया, कंडक्टिंग स्पीयर। अच्छा यही वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला स्पीयर वाला जो भी टॉपिक है ये आपके इस साल 2020 के लिए सिलेबस में नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन फिर भी समझनी है आपको क्योंकि पोटेंशियल में जाके यूज होगी। अब देखिए वैसे तो ये बीच से एम्प्टी, ये बीच से भरा हुआ है किसी मीडियम से, तो सिमिलरिटी क्या है, क्यों मैं इन दोनों की डेरिवेशन एक ही में करा रहा हूँ, एक ही जैसी डेरिवेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इधर यूनिफॉर्मली लिया है और इधर कंडक्टिंग लिया है। बता दिया मैंने, जहाँ पर भी यूनिफॉर्म की बात करूँगा वहाँ पे कंडक्टर की ही बात हो रही है। तो देखिए जब आप सेल को कोई चार्ज देंगे ना, मान लो इसको कुछ चार्ज दिया, इसके अंदर तो कोई मीडियम होता ही नहीं, तो चार्ज अंदर हवा में नहीं रहेगा, चार्ज सारा का सारा इसकी आउटर बाउंड्री पे रहेगा। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज दिया गया, चार्ज ट्रांसफर के मेथड बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में सीखा है कि चार्ज कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो सेल को कोई चार्ज दिया तो वो उसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली, पहले ही बोला हुआ है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। आपने इस कंडक्टर को भी कोई चार्ज देना चाहा, कंडक्टर को कोई चार्ज देना चाहा, सपोज करो आप इसके अंदर भी कोई चार्ज देते हो ना प्लस क्यू, तो आपको पता है अभी अभी डिस्कस हुआ है कि कंडक्टर को कोई भी चार्ज दे दो वो उसकी वॉल्यूम में ना रह के उसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है। तो ये अंदर ना रह के, आगे जाके डिस्कस कर लेंगे इसको ये कैसे बाहर आ जाता है, ठीक है। अंदर ना रह के ये आपके पास ये भी आउटर सरफेस पे फैल जाता है अगर कंडक्टर है तो। अगर नॉन कंडक्टर है तो वही रह जाएगा, कंडक्टर है तो ये आउटर सरफेस पे फैल जाएगा आपके पास। तो इस वाली प्रॉब्लम में और इस वाली प्रॉब्लम में ये एक सिमिलैरिटी है कि इसके भी बस आउटर सरफेस पे चार्ज है, इसके भी आउटर सरफेस पे चार्ज है, इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं, इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं, उसके बाहर कोई नहीं, इसके बाहर कोई नहीं। तो सिमिलैरिटी है, इसलिए दोनों को एक ही में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों का रिजल्ट एक ही जैसा है, सेल दे दे चाहे आपको स्पीयर दे दे। तो मैं इसको स्पीयर के लिए करा रहा हूँ क्योंकि स्पीयर आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। उसी में आपका सेल का भी कवर हो जाना है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द स्पीयर, कंडक्टिंग स्पीयर। अभी नॉन कंडक्टिंग भी करेंगे, वो भी सिलेबस में नहीं है, ओके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सपोज करो ये आपके पास एक स्पीयर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर है। एक स्पीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, यूनिफॉर्मली चार्ज, और आपको इस बात का अपने आप से पता होना चाहिए कि कंडक्टर है तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज होगा। सपोज करो जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर हमने अभी क्या कर लिया, मान लिया कि पॉजिटिव टाइप का आपके पास चार्ज है, ठीक है। अब आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, पर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ओके। सो भाई किस जगह पे बाहर निकालनी है, इसके सरफेस पे निकालनी है या अंदर निकालनी है, ये स्पेसिफाई जब ना हो तो आपको हर जगह पे निकाल के दिखानी होगी, ठीक है। तो हम 3 लोकेशन लेंगे, एक यहाँ कहीं पे बाहर पे, एक इसके सरफेस पे और एक अंदर, ऐसे 3 लोकेशन हम लेंगे, ओके। उसकी वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले बाहर वाले पॉइंट पर निकाल लेते हैं। तो सपोज करो ये पी पॉइंट था जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोला गया है। मान लिया ये पी पॉइंट इस स्फीयर का जो ये सेंटर था इससे किसी स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है। पी पॉइंट जो बाहर लिया है वो स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर है। तो मैं केस 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केस वन, जब आपके पास स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। जो ये स्मॉल आर डिस्टेंस लिया है आपने, जब इस कैपिटल आर रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया आउटसाइड कहीं पर बात कर रहे हैं।
भाई ये आर इस आर से बड़ा है, तो मतलब कि आप कहीं पर बाहर बात कर रहे हैं। इसको ऐसा ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आउटसाइड द स्फीयर। दोनों का मतलब एक ही, आउटसाइड द स्फीयर, मतलब दोनों का एक ही जैसा है। ठीक है, ये वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब आपके पास देखिए मेथड क्या था, गोज लॉ का यूज करके निकालना ना आपको। तो मेथड क्या था, गोजियन फर्स्ट स्टेप ये होता था कि आपको एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, तभी आप स्टेट वो लगा सकते हैं, गोज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन आपको बताई थी कि जो गोजियन सरफेस आप मानेंगे वो क्लोज तो है और वो उस पॉइंट से जाना चाहिए जिस पॉइंट पर आपने फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तीसरा पॉइंट ये था कि उस जिस भी पॉइंट से फील्ड इंटेंसिटी वो गोजियन सरफेस आप बनाएंगे तो चार्ज या तो उसके अंदर हो या बिल्कुल बाहर हो, उसकी बाउंड्री पे कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये और एक और बता चुका हूँ कि गोजियन सरफेस ऐसा मानने की कोशिश करें जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह पर सेम। ठीक है, वो आपको खुद से दिमाग से सोचना है, पर आपके केस में दो या तीन ही सरफेस है, तो जनरली स्पीयर, सिलेंडर यही यूज होते हैं आपके पास गोजियन सरफेस सिमेट्रिक वाले। तो यहाँ पे स्पीयर वाले के लिए स्पीयर ही मान लेंगे हम। हमने क्या किया, एक गोजियन सरफेस कंसीडर कर लिया। ये क्या है आपके पास, गोजियन सरफेस, गोजियन सरफेस जिसकी रेडियस स्मॉल आर बन जाएगी। ठीक है, गोजियन स्पीयर एक मान लिया आपने, गोजियन सरफेस आपने मान लिया जो इस पी पॉइंट से होकर गुजर रहा है। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होता था, गोज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती थी, ये स्टेटमेंट बोलती थी कि E डॉट डी एस द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E डॉट डी एस विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड, कितना चार्ज उस गोजियन सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था आपके पास इसका फॉर्मूला, है ना। इसमें E तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, जो उसके अंदर चार्ज है वो प्रोड्यूस कर रहा होता था। तो यहाँ पे देखिए ये सारा है तो पॉजिटिव चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ई जो है आउटवर्ड निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आउटवर्ड बना दिया आपने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो डीएस होता था वो एरिया वेक्टर होता था। डीएस क्या था, आपने एक छोटा सा एरिया उस जगह पे कंसीडर करा होता था डीएस, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती थी, आउटवर्ड ड्रोन नॉर्मल। तो आउटवर्ड ड्रोन नॉर्मल, भाई अगर मैं अंदर भी बना सकता था नॉर्मल, पर वो इनवर्ड हो जाता, आउटवर्ड बनाना है आपने। ठीक है, अब ये डिस्कस हो चुका है हमारे पास कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो एंगल जीरो बनेगा। जीरो बनेगा तो ई डॉट डी एस को डायरेक्ट हटा के ई डी एस कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये दिखाने की हर बार दिखाने की जरूरत नहीं है, पर मैं एक बार बता देता हूँ। आप ई डॉट डी एस को लिखते हो ई डी एस कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है, ई भी बाहर एन भी बाहर, तो एंगल आपके पास 0 डिग्री, कोस 0 1 हो जाएगा। तो ई डी एस को आप डायरेक्ट कोस ना लिख के हटा के ई डी एस लिख सकते हैं। वेक्टर हट गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड होता है। इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। अब ई की बात कर लेते हैं, क्या ये पूरे सरफेस पे ई सेम नहीं रहेगा क्या, हर जगह पे। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ध्यान देना, एक तो आपके पास ये होता था एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ये डिपेंड करती है क्यू और आर स्क्वायर पर। चार्ज तो हमारा चेंज नहीं हो रहा, उस बाहर वाले पूरे के पूरे स्फीयर में इतना ही तो चार्ज इंक्लोज है जितना इस बड़े स्फीयर पे। सपोज करो बड़े स्फीयर पे कोई क्यू चार्ज इंक्लोज था, ठीक है, तो क्यू तो चेंज नहीं हो रहा। इस पॉइंट पे निकाल लो तब भी इतना ही चार्ज इंक्लोज है, इस पॉइंट पे निकालोगे तब भी, इस पॉइंट पे निकलोगे तब भी। क्यू चेंज नहीं हो रहा, क्या आर चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा भाई। इस सेंटर से इस पी पॉइंट पर भी आर ही डिस्टेंस है, इस सेंटर से यहाँ तक का भी आर, भाई ये तो रेडियस है, रेडियस तो बराबर ही रहेगी ना पूरे सरफेस पे। तो ना तो क्यू चेंज हुआ ना आर चेंज हुआ, इसका मतलब ई जो है वो आपके पास सेम रहेगा। अगर ई सेम रहेगा, सेम मतलब कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर आ सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ई की वैल्यू सेम है हर पॉइंट पर उस गॉसियन सरफेस में, तो ई जो है आपके पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास बचा डी एस एंड इट विल बी इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू इंक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार मैं वीडियो में देख लेता हूँ कितना नीचे तक दिख रहा है, फिर आगे करेंगे। आई थिंक बस यहीं तक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं और नीचे नहीं दिख रहे। यहाँ पे
लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए ई एज इट इज, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है जब ये सोल्व होके आएगा, बहुत बार बात हो चुकी है, ds पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटे छोटे एरियाज को जोड़ देंगे तो पूरा सरफेस कवर हो गया, तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। और स्फीयर का एरिया आपको पता है क्या होता है, 4πr²। पहले ही बता चुका हूँ, गॉसियन सरफेस ऐसे मानो जिनके एरिया पता हो आपको, ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन ईजिली सोल्व हो जाए। इसके बाद आपके पास ये किसके बराबर आया, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई इंटू में 4πr²। ध्यान देना रेडियस गॉसियन सरफेस की यूज हुई है। रेडियस भाई गॉसियन सरफेस पे छोटा सा एरिया मानना था ना आपने, तो जब ds जोड़ोगे तो पूरे गॉसियन वाले का एरिया आएगा, इसका नहीं। रेडियस कैपिटल R यूज नहीं होगी, स्मॉल r यूज होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्यू इंक्लोज्ड, कितना चार्ज इंक्लोज्ड है इसके अंदर। इस बाहर वाले स्फीयर के अंदर तो सारा ही चार्ज इंक्लोज है, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। सारा चार्ज था कितना, क्यू के बराबर, तो कितना चार्ज इंक्लोज है हमारे पास, क्यू के बराबर। तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंक्लोज को आप डायरेक्ट क्यू लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से ई किसके बराबर आ जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0r²। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0r²। ठीक है, ओके देखिए ये आ गया आपके पास आउटसाइड द स्फीयर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू, हम सबको पता है 1/4πε0 को K लिख सकते हैं, तो K/r², ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेयर R इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ये आ गया आपके पास आउटसाइड का। ठीक है, इसको बाद में समराइज करेंगे एक बार, ठीक है, इसको बाद में समराइज करेंगे एक बार। इसी चीज़ को आगे देखते हैं, एक बार उतार लेना, स्क्रीन कैप्चर लेके जो भी करना है आपको। इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है, कभी कभी चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चल रहा था हमारे पास क्यू इंक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज निकालने का एक तरीका और बताया गया है आपको कि हम हेल्प लेते हैं चार्ज डेंसिटीज की। ठीक है, अब जो स्फीयर होता है, स्फीयर के पास तो वॉल्यूम होती है, तो स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में निकाल लेते हैं। ये भी ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में यही मिलेगा आपको, पर एक और मिल सकता है, वो कर रहे हैं। स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज, क्या मानते थे, रो। ठीक है, रो होता क्या है आपके पास, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, रो इक्वल टू, ठीक है, चार्ज इंक्लोज्ड की बात कर रहे हैं, चार्ज इंक्लोज, इसको जैसे अभी क्यू इंक्लोज ही लिख लेता हूँ, चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम में वो चार्ज इंक्लोज है वो मतलब है। डेंसिटी चेंज नहीं होती, चाहे छोटा सा स्फीयर लो चाहे बड़ा सा स्फीयर लो, डेंसिटी सेम रहेगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो क्यू इंक्लोज निकालना आपको, तो यहाँ से क्यू इंक्लोज को आप क्या लिख सकते हैं, रो इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, क्यू इंक्लोज को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू में वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए क्यू इंक्लोज इज इक्वल टू रो इंटू में वॉल्यूम कितनी होती है स्फीयर की, 4/3πr³। 4/3πr³। अब मेरे को ये बता दो रेडियस कौन सी यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए जो चार्ज इंक्लोज है आपका बस r रेडियस के अंदर ही तो है, r रेडियस से बाहर क्या कोई चार्ज है भाई। देखिए यहाँ पे 0 पे चार्ज हो सकता है, भाई फिलहाल इसके अंदर भी कोई चार्ज है नहीं, r रेडियस तक तो चार्ज है, इसके बाद तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो आपको जो क्यू इंक्लोज कितनी वॉल्यूम में चार्ज इंक्लोज है, बस वो वाली वॉल्यूम लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में ये जो वॉल्यूम लिखा होता है ना नीचे, ये वो वाली वॉल्यूम होती है जितनी वॉल्यूम में चार्ज इंक्लोज है। तो कौन सी, बस इस अंदर वाले स्फीयर की वॉल्यूम में ही तो सारा चार्ज है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो आप जो वॉल्यूम यूज करेंगे ना, अंदर वाले स्फीयर की यूज होगी, तो 4/3π अंदर वाली की रेडियस का क्यूब आएगा। ठीक है, 4/3π कैपिटल R का क्यूब
ठीक है, ये यूज होएगा। अब बस इस वैल्यू को इसके अंदर रख दे तो आपके पास एक रिजल्ट और आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको यही रख लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में। ओके, देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास आया हुआ था E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्केयर, क्यू इंक्लोज आपके पास बना 4/3 रो पाई आर क्यूब, ये रख दिया मैंने क्यू इंक्लोज की वैल्यू, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई आपके पास रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्केयर। ये वाली टर्म और ये वाली एक ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये और ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके पास। ओके, इसको रो को वापस से आप चार्ज अपॉन 4/3 रो को वापस क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब रख दोगे तो यही आंसर आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट एक ही है, पर इसमें चार्ज डेंसिटी की टर्म में है, इसमें बिना चार्ज डेंसिटी की टर्म में। ज़्यादातर ये वाला यूज होता है आपकी 12th क्लास तक, आगे जाके ग्रेजुएशन लेवल पे ये वाला यूज होने लग जाता है। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, ओके, तो ये था आपके पास आउटसाइड द स्फीयर। अब हम क्या कर लेते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रो का जब भी यूज करेंगे तो वो वाली वॉल्यूम लेनी है जिसके अंदर चार्ज इंक्लोज है। ठीक है, फालतू वाली नहीं लेनी, उतनी ही लेनी है जिसके अंदर चार्ज आपके पास इंक्लोज होगा। ठीक है, ओके, केस सेकंड हम कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, केस सेकंड क्या कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये आउटसाइड का हो गया, आप एक में भी सारे बना सकते हो पर अलग अलग ही बना लो तो बेटर है। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल स्फीयर था, इसके सरफेस पे निकालना है। मान लो सरफेस पे कोई ये पी पॉइंट है। ओके, तो एक गॉसियन सरफेस आप मान लेंगे जो इसके सरफेस से लगभग सरफेस से ही जा रहा है, सरफेस से हल्का सा बाहर लेना है बिल्कुल। ठीक है, दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस जो है बिल्कुल इसके सरफेस से ही होता ले लिया लगभग। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है जो रेडियस आर थी, जो आप आर ले रहे थे वो कैपिटल आर के बराबर ही लेनी है। स्मॉल आर गॉसियन सरफेस की रेडियस होती थी, वो आपने ओरिजिनल जो आपके पास स्फीयर है उसी की रेडियस के बराबर ले लिया, बिल्कुल लगभग सरफेस से लगता हुआ ही गॉसियन सरफेस लिया। क्यों लिया है, मैं इसी को भी गॉसियन सरफेस मान सकता था, पर इसमें वो कंडीशन वायलेट हो जाती है कि आपके पास चार्ज जो है आउटसाइड या इनसाइड होना चाहिए, सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले को मान लेता तो इसके इस सरफेस के ऊपर तो चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं मान सकते, इसलिए मैंने जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लिया है और ये कंसिडर किया है कि रेडियस इनकी लगभग बराबर ही है। तो बस आप वही सारे स्टेप्स करेंगे, वो करने की भी जरूरत नहीं है। जो पिछला रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट वाज के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आउटसाइड आया था, ये कहा आया था आउटसाइड। ठीक है, इसी में आर को आर रख दो, आपके पास सरफेस का रिजल्ट आ जाएगा। तो ई एट द सरफेस दैट विल बी इक्वल टू, रख दो आर को आर, ये बनेगा के क्यू, स्मॉल आर को कैपिटल आर रखा उसका स्क्वायर। तो ये बस आपके पास सरफेस पे आ गया। ओके, ये आपके पास आउटसाइड आया था, ये आपके पास सरफेस पे आ गया। और देखकर बता दो मेरे को कौन सा ज़्यादा है। देखिए भाई, सरफेस वाले में कैपिटल आर लिखा हुआ है, ये आउटसाइड वाले में स्मॉल आर था, आउटसाइड वाले का स्मॉल आर ये था। ठीक है, आउटसाइड वाले का स्मॉल आर वो था। तो आप सभी डेफिनेटली उसमें आपको ये पता था कि आर इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर बड़ा था आर से। अगर स्मॉल आर बड़ा है, ये आर इस आर से बड़ा है, मतलब ये ज़्यादा बड़ी चीज़ लिखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेटली कम होगी। ये आपके पास आर कम लिखा है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो यहाँ से आपको अभी तक ये क्लियर है कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है दैट इज़ ग्रेटर देन आउटसाइड, आउटसाइड से तो ज़्यादा ही है। सरफेस पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटसाइड पॉइंट से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि भाई सभी को पता है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती चली जाती है। ओके,
ऐसा नहीं कि एक चुंबक है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो वो पास वाली चुंबक को ही अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से अमेरिका तक अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जितनी दूर तक जाएंगे इफेक्ट घटता चला जाता है। ये लगभग हर एक चीज़ के लिए वैलिड है। ठीक है, एक पॉइंट और, जो ये रिजल्ट आया है आउटसाइड वाला, ध्यान से देखो इसको, ई आउटसाइड जो आपके पास रिजल्ट आया है दैट वाज KQ/R², ये आया था। ऐसा ही रिजल्ट आपने एक पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है, दिखाता हूँ दोबारा से। आपने पढ़ा था कि एक सोर्स चार्ज Q, उससे R डिस्टेंस दूरी पर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला भी KQ/R² ही होता था। K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यही होता था। मतलब कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आई है इस पूरे स्फीयर की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि देखिए ये पूरा स्फीयर था, इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पर जो आंसर आया वही आंसर तब आता जब इसके सेंटर पर कोई एक Q चार्ज रखा होता जितना टोटल चार्ज था इस बॉडी पे, और इससे R डिस्टेंस दूरी पर निकालने को बोला गया होता। इसका रिजल्ट भी आप KQ/R² लिखते हो, इसका रिजल्ट भी KQ/R² आया। तो इन दोनों को कंपेयर करो, ये कैसा लग रहा है, यहाँ पर पूरी बॉडी पर फैला हुआ था चार्ज और यहाँ पे बस एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, और कहाँ पे, सेंटर पे, सेंटर से ही तो R डिस्टेंस है ना, तो ये सेंटर पे मानना है एक तरीके से Q चार्ज। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कोई स्पीयर यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर ही बोल लो, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए वैलिड है ये पॉइंट बता रहा हूँ। कोई स्पीयर या सिमेट्रिक बॉडी जिस पर चार्ज दे रखा है आपने, वो किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए इस तरीके से बिहेव। हेलो, कई दिनों के बाद आज फिर से धोखा हो गया, पूरा टॉपिक करा दिया था और देखा तो वीडियो चल नहीं रही थी। ओके, वो तो देख ही ली, तो एक बार दोबारा से जहाँ से बंद हुई थी वीडियो वहाँ से एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जैसे ये आपके पास स्फीयर था ना, चलो एक बार फिल कर लेता हूँ फिर आता हूँ। ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे थे, ये जैसे हमारे पास एक स्फीयर था, जैसे छूट गया था, लेक्चर बंद हो गया था, वहीं से कर लें। ठीक है, स्फीयर पे आपके पास जितना भी चार्ज था प्लस Q चार्ज था सपोज करो, इससे आपने यहाँ पे R डिस्टेंस दूरी पर क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया वो आया KQ/R²। और फिर मैं बोल रहा था कि अगर ये सारे चार्ज को इस सेंटर पे मैं Q को ऐसे ही रख दूँ, यहाँ पर भी Q चार्ज था जो इधर यूज़ किया। ठीक है, मैं इस सारे चार्ज को यही सेंटर पे Q मान लूँ और इस ऐसे ही R डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछूं, तो ये तो करके आए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और इसका फॉर्मूला होता था K इंटू में सोर्स चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, दैट इज Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक जैसा हो गया ना। इसका मतलब जो ये स्फीयर था जिसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज आ रहा था, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए उसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है जैसा एक पॉइंट चार्ज अगर इसके सेंटर पे रखा होता, जिसका चार्ज उतना ही है जितना इसका सारा का सारा आउटर सरफेस पे था। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट आप ऐसा बोल सकते हैं, सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, सिमेट्रिक बॉडीज़ आउटसाइड पॉइंट के लिए इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि उसका सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। तो सारे चार्ज आउटसाइड का कभी भी निकालना हो तो गॉस थ्योरम लगाने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि वो जब दे ही दे कि गॉस थ्योरम से प्रूव करो तो अलग बात है, वरना आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में बार बार डेरिवेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आउटसाइड पॉइंट के लिए इसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना है, ऐसा पॉइंट चार्ज कि इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पर मान लो, और पॉइंट चार्ज से आपको निकालना आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है KQ/R²। ओके, तो ऐसा ही सेंटर ऑफ मास में भी एक कंसेप्ट आया था। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही था कि बॉडी इस तरीके से बिहेव करती है जैसे उसका सारा मास किसी एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और वो सेम रिजल्ट देती थी जो आपका पूरी बॉडी पे है या फिर उसके सेंटर पे मान लो। तो सेम में ये पूरा स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे इसका सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। ऐसा ही सेम रिजल्ट आप किसी भी सिमेट्रिक बॉडी के लिए बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए ओनली। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वालों के लिए नहीं करेंगे ऐसा। ओके, जनरली हर एक बॉडी के लिए वैलिड नहीं है ये पॉइंट, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब हमारे पास इनसाइड निकालना रह गया था, इनसाइड।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जब आर हमारे पास कैपिटल आर से भी छोटा है, मतलब अंदर की बात कर रहे हैं। ये निकाल लिया था मैंने, पर वही वीडियो रुकी मिली मेरे को, तो वीडियो रुकी मिली तो अब मेरे को ये दोबारा से सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक, इसको एक बार दोबारा से बना लेता हूँ। शुरू में जब वीडियोस बनाने लग गया था तब आती थी ऐसी प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा हुआ कि पूरा 1-1.5 घंटा मैंने इधर लेक्चर दे दिया और पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, फिर दोबारा से रिकॉर्ड किया। आज बहुत दिनों में जाके ऐसा हुआ है ना। तो जैसे मान लो ये स्फीयर था ओरिजिनल वाला, जिस पे इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज दे रखा था। अब इसके इनसाइड निकालना आपको। ये इसकी ओरिजिनल रेडियस थी आर, सपोज करो ये वो पी पॉइंट है इनसाइड जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो मेथड क्या था, एक गॉसियन सरफेस मान लो, सपोज करो ये पी पॉइंट इससे आर डिस्टेंस दूरी पे है, या छोटा सा ds मानते थे जिसका आपका नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन इस तरीके से बन जाता था। तो ये अब की बार ये अंदर वाला गॉसियन सरफेस है, ध्यान देना, अंदर वाला मानना है गॉसियन सरफेस। जिस भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है गॉसियन सरफेस वहाँ से निकलता हुआ बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे, r लेस देन r, मतलब कि अंदर की बात कर रहे हैं, रेडियस से भी छोटा मतलब अंदर आ गए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको। तो मेथड क्या था, गॉसियन सरफेस आपने मान लिया, उसके बाद आपको फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना होता था जो कि Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता था। ये गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट है। पर बात मेरे को यहीं पे इसको सोल्व करने से पहले आप मेरे को यही बता दो, क्या ये कोई चार्ज इनक्लोज कर रहा है? ये गॉसियन सरफेस, जो ये गॉसियन सरफेस लिया अंदर, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? भाई चार्ज तो सारा ओरिजिनल स्फीयर के आउटर सरफेस पे गया हुआ है, अंदर तो कोई चार्ज था ही नहीं। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं था तो आप बोलेंगे क्यू इनक्लोज तो जीरो है, कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं हो रहा। अगर क्यू इनक्लोज जीरो है तो राइट साइड आपके पास जीरो आ जाएगी, राइट साइड जीरो आ गई तो ये इंटीग्रैंड भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ई भी आपके पास जीरो होगा। तो ई इन साइड विल बी इक्वल टू जीरो फॉर ए स्पेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल और आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर। इसके लिए आंसर क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। ठीक है भाई, आप गॉस थ्योरम अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इंट्रो किया था तो वहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से डिस्कस हो चुका है कि चार्ज अंदर है तो उसका योगदान रहेगा फ्लक्स में, चार्ज अंदर नहीं है आउटसाइड है तो उसका कोई भी रोल नहीं है फ्लक्स के अंदर। ओके, क्लोज सरफेसेस के लिए ये डिस्कस हो चुका था हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इनसाइड जीरो आ गया कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, आउटसाइड के क्यू बाई स्मॉल आर का स्केयर और एट द सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर का स्केयर। ये तीन रिजल्ट निकल आए। इसकी कई बार आपसे ये वेरिएशंस ड्रॉ करवा लेते हैं। ठीक है, इसकी कई बार ये वेरिएशंस ड्रॉ करवा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना दो इस कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे वो डिस्टेंस ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपके पास वो स्फीयर था, स्फीयर का सेंटर है ओ और ये कैपिटल आर इसकी ओरिजिनल रेडियस थी। ठीक है, जब आप ओरिजिन पे हैं तो ओरिजिन पे मेरे को आर की वैल्यू बता दो कितनी होगी। आर भी तो सेंटर से ही मेजर हो रहा था ना। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, दोनों की वैल्यू जीरो होती है, तो आर की वैल्यू ओरिजिन पे जीरो है। ठीक है, आर की वैल्यू जीरो है तो मतलब कि आर, आप सेंटर पे बात कर रहे हैं, आर जीरो का मतलब सेंटर पर। क्या सेंटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी? नहीं भाई, सेंटर पर आप निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर सब जगह पे जीरो है। अंदर जीरो है तो जब आप ओरिजिन पे हो तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं, तो कोई पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे आप आर बढ़ाते गए, आर यहाँ बढ़ाते गए, एक स्फीयर जैसे यहाँ लिया था, आर बढ़ाते गए, है तो अभी भी आप अंदर ही। आर थोड़ा सा बढ़ा, आर बढ़ गया, उस तरफ बढ़ेगा, आर थोड़ा सा बढ़ा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है क्योंकि आप अंदर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वाई एक्सिस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, आर बढ़ गया बस। फिर आर बढ़ता बढ़ता कैपिटल आर के बराबर हो गया, रेडियस के बराबर, तो आर बढ़ता बढ़ता कहाँ हो गया, कैपिटल आर के बराबर। जैसे ही आर कैपिटल आर के बराबर आया, आप सभी को पता है कि सरफेस पे पहुंच गए आप। भाई कैपिटल आर के बराबर होगा तो सरफेस पे आ गए ना। सरफेस पे आपको वैल्यू पता है के क्यू बाई कैपिटल आर का स्केयर, ये वैल्यू थी, या फिर रो की टर्म में भी देख चुके हैं हम। ठीक है,
तो जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है ना ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान देना। के चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। क्यू चेंज नहीं हो रहा, चार्ज सारा का सारा स्फीयर का है। आर इज द रेडियस, रेडियस ओरिजिनल स्फीयर की जो कि चेंज नहीं हो रही है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू। तो जैसे ही आर बढ़ता बढ़ता रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हुआ, एकदम से ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गई आपके पास, जो कि कांस्टेंट है। तो ई की वैल्यू इतनी होगी, आर की वैल्यू इतनी होगी, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, इसको मिला लो, मिलाना चाहो तो, जैसे ये यहाँ पे था। ओके, ये आप सरफेस पे हो, ई एट सरफेस। उसके बाद जैसे ही आर और बढ़ेगा, आर इस कैपिटल आर को क्रॉस करेगा तो आप स्पीयर से बाहर आ गए। स्पीयर से बाहर आ गए तो ई की ये वाली रिलेशन फॉलो होने लगी, के क्यू बाई स्मॉल आर का स्केल। यहाँ से ये आर अब की बार कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है आर स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। तो अब इस पॉइंट के बाद आर बढ़ रहा है तो ई घट रहा है, हाइपरबोलिक ग्राफ आपके पास बनेगा। ये आपके पास ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केल, आउटसाइड की बात होगी। ये वाला पॉइंट इनसाइड है, ये सरफेस है, और ये पॉइंट आपके पास आउटसाइड है। तो इस तरीके की वेरिएशंस आपके पास रहेगी फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर और द फॉर द स्फेरिकल सेल। ऑलराइट, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो आया। ये पॉइंट है ना, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर आपके पास जीरो होता है। अभी निकाला भी हमने, इसमें एक सॉलिड स्फीयर था, उस पर चार्ज भी दे दिया था, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर निकाला तो कुछ वैल्यू आई, सरफेस पे भी कुछ वैल्यू आई, पर अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया। तो याद रखेंगे, इन इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इन स्टैटिक कंडीशंस, स्टैटिक के लिए ही वैलिड है, बस पहले ही बता रहा हूँ, डायनेमिक्स में नहीं। जब करंट होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, सेल या बैटरी लगा दी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर भी, स्टैटिक कंडीशन में नहीं। इन स्टैटिक कंडीशन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, is always zero inside a conductor। एक कंडक्टर के अंदर हरदम ही जीरो होगी स्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, इसका जीरो होने का एक फ़ायदा देखिए, इसकी एक एप्लीकेशन ये है, जब भी आसमान से बिजली गिर रही हो तो खुले में रहने की बजाय गाड़ी के अंदर, बंद गाड़ी के अंदर रहना ज़्यादा सेफ रहता है। वो क्यों? बंद गाड़ी एक होलो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। कंडक्टर, उसके टायर में ऐसा मटेरियल, हालांकि टायर रबड़ के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि वो तो नॉन कंडक्टर है, तो ये पूरी बॉडी कंडक्टिंग कैसे बनी? तो टायर में भी ऐसा मटेरियल मिलाया जाता है कि हल्के फुल्की वो कंडक्ट कर सकें आपके पास। ठीक है, तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर है, सब दरवाजे खिड़की सब बंद है, तो जैसे ही उसके ऊपर बिजली गिरी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो रहेगा, आउटर सरफेस पे फैल जाएगा सारा का सारा चार्ज, और टायर के थ्रू होकर ज़मीन में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस चार्ज जितना भी था ज़मीन में चला गया, बाहर कुछ बचा नहीं, फिर आपके पास आप फिर सेफ रह सकते हैं। खुले में आप सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होता है, इसलिए गाड़ी में रहना ज़्यादा सेफ है। हाँ, वो बात अलग है कि वो इतनी ज़्यादा वैल्यू ना हो जाए कि गाड़ी ही फट जाए या और कुछ हो जाए इस तरीके का नहीं। ठीक है, इतनी भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अगर जो ये कंडक्टिंग स्फीयर हमने लिया है ये नॉन कंडक्टिंग होता तब क्या हो? तो जो स्फीयर है यही यहाँ तक आ गया था, मैं नॉन कंडक्टिंग वाले तक इसको करने जा रहे थे, तब मैंने देखा कि वीडियो चल नहीं रही है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। स्फीयर कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन
कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नॉन कंडक्टिंग दे रखा है भाई, नॉन कंडक्टिंग में बता चुका हूँ, जहाँ पे चार्ज दे दिया वहीं पर स्टे करता है। ओके, तो स्फीयर फिर से वही है, और ये वाला भी सिलेबस में नहीं है। ओके, इस साल के लिए डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। अब ध्यान देना, नॉन कंडक्टर में जहाँ पे चार्ज दे दिया वहीं पर स्टे कर जाता है, तो डेफिनेटली इसके सरफेस पे भी चार्ज होगा, इसकी वॉल्यूम में भी चार्ज होगा, दोनों जगह होगा। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में चार्ज के होने की प्रोबेबिलिटी हर जगह है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे चार्जेस रहेंगे। मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर भी रहेंगे, इसके सरफेस पे भी रहे होंगे एक आधे कहीं पे। तो इसमें जहाँ जहाँ पे दिए गए होंगे तो वहीं पर रह जाते हैं। तो ये शो करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, पर मैंने ऐसे शो कर दिया मान लो। ओके, यही फिर से वही स्फीयर है जिसकी ओरिजिनल रेडियस आपके पास कैपिटल आर के बराबर है। ओरिजिनल रेडियस आपके पास कैपिटल आर के बराबर है। ओके, जब इसमें आपसे पूछा जाए तीनों पॉइंट पे आउटसाइड निकाल दो, अंदर सरफेस निकाल दो, अंदर निकाल दो, देखो आउटसाइड वाले का और सरफेस वाले का सेम रिजल्ट आएगा, सेम डेरिवेशन है जो अभी पीछे की थी। एक बार जल्दी से आउटसाइड वाले का बता देता हूँ। आउटसाइड वाले में आप एक गॉसियन सरफेस लोगे, ऐसा ही स्फीयर वाला बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एक डीएस एरिया मान लोगे। इस सारा है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो बाहर, और एरिया वेक्टर का नॉर्मल भी आउटवर्ड बनेगा। फिर से आप करेंगे कि भाई ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही करेंगे। ओके, अब फिर से इसमें बोलेंगे ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट हट जाएगा। ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज, इस बाहर वाला जो ये स्फीयर मानना है आपने, इसमें कितना चार्ज इंक्लोज है? सारा का सारा चार्ज इंक्लोज है जो स्फीयर के अंदर है। भाई बाहर वाले में तो ये सारा ही आ गया ना, अंदर वाला ये सारा मान लो क्यू था, तो इस क्यू इंक्लोज को आपने डायरेक्ट क्यू लिख दिया। ई फिर से सेम रहेगा क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस आर है, लास्ट वाले केस की तरह बिल्कुल। तो ई बाहर आ जाएगा, सेम है, डी एस इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस सोल्व करके एरिया आ जाएगा, ठीक है, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वही आ गया, ई इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो और अगली बारी केस में आर को आर से रिप्लेस कर देंगे तो सेम रिजल्ट है आपके पास। ओके, तो आउटसाइड का और इसका निकाल के मैंने नहीं दिखा रहा हूँ, दिखाई दिया इनसाइड वाला, तो ओके इसको करने की जरूरत नहीं थी। मेन जो था इनसाइड वाला, पिछली बार में इनसाइड में कोई चार्ज नहीं था, अब की बार इनसाइड में भी चार्ज है क्योंकि आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो जो मेन जो था वो वाला ही हम करने हैं अब डायरेक्ट, बाकी के आपको पता है पिछली डेरिवेशन में हम कर चुके हैं। ओके, मान लो इसमें आपको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट आर इज लेस देन आर, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, दैट इज इनसाइड दिस स्फीयर, इनसाइड वाले केस की बात कर रहे हैं। मेथड क्या था, जिस भी पॉइंट पर निकालना है वहाँ से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस मान लो, उस पॉइंट का डिस्टेंस देख लो कितना है, मान लिया स्मॉल आर है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब देखिए गॉसियन यहाँ पे क्या मानते हैं आप, एक छोटा सा डी एस एरिया मान लेंगे। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनेगा, नॉर्मल वेक्टर बाहर बनेगा, ठीक है। अंदर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर निकलती है। आप फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट डी एस, यहाँ तक कि सब कुछ सेम है। डिवाइडेड इधर क्या आएगा, क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा क्योंकि यहाँ पे मीडियम है, स्फीयर के अंदर कोई मीडियम है तो मीडियम की परमिएबिलिटी यूज होएगी, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, ऑफ द मीडियम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द स्फीयर। ओके, फिर आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट हट जाएगा, ई डी एस बन गया, इट दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ओके, ठीक है। फिर आप बोलोगे ई की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी क्योंकि आर 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 यही डिस्टेंस है और अंदर चार्ज उतना ही है, तो ई की वैल्यू सेम रहेगी, तो ई बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास फिर से डी एस क्यू इंक्लोज, यहाँ तक के स्टेप बिल्कुल वैसे ही है। फिर आप बोलोगे ई डी एस सोल्व करके तो इसका इस गॉसियन सरफेस का पूरे का एरिया आ जाएगा। गॉसियन सरफेस का एरिया फिर से 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर मानी हुई है, दैट विल बी इक्वल टू, मेन मुद्दा था बस आपके पास क्यू इंक्लोज निकालना, ठीक है। वही फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज कर लेंगे भाई, क्यू इंक्लोज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, रो इंटू में फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
तो चार्ज क्या आ जाएगा, रो इनटू में वॉल्यूम। और वॉल्यूम कौन सी वाली यूज होएगी भाई, कितनी कौन सी वॉल्यूम में चार्ज इंक्लोज है, तो यहाँ पर इसके अंदर अंदर वाले चार्ज की बात करनी है। देखिए गॉसियन सरफेस ये माना ना आपने, जो भी फ्लक्स में योगदान होता है वो उस चार्ज का होता है जो इंक्लोज्ड है, ठीक है। तो बस इतने ही हिस्से वाले इतने ही जो इस अंदर वाला स्फीयर माना है, इसके अंदर जो चार्ज है बस उसी का योगदान है फ्लक्स में, बाहर वाले का कोई योगदान नहीं होता। ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं। आउटसाइड चार्ज का कोई रोल नहीं है, इनसाइड वाले चार्ज का ही रोल रहता है क्लोज सरफेसेस के लिए। तो वॉल्यूम कौन सी यूज होएगी, जो बस इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर है, बस इसी चार्ज ने फ्लक्स बनाया है, बाहर वाले का कोई योगदान नहीं। तो वॉल्यूम अंदर वाले की यूज होएगी, ध्यान देना, वॉल्यूम किसकी यूज होएगी, अंदर वाले की। और अंदर वाले का आपके पास वॉल्यूम कितनी, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कौन सी यूज हुई, स्मॉल आर। ध्यान देना दोबारा से, फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ उस चार्ज का होता है जो इनसाइड है, तो वही वॉल्यूम आपको सेलेक्ट करनी है इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में जिसका कंट्रीब्यूशन है फ्लक्स के अंदर, तो इनसाइड वाला है। ओके, तो इसके अंदर वाले का, इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर वाले का योगदान रहता है जितनी वॉल्यूम में वो इंक्लोज्ड है। ओके, तो वो 4/3 पाई आर क्यूब वाले का ही योगदान है। जो यहाँ पे आउटसाइड आ गए उसका कोई इसके अंदर योगदान नहीं रहेगा। ओके, कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। इसको इसमें रख लेते हैं, E = 4 पाई आर स्क्वायर को भी उधर ले रहा हूँ। क्यों इंक्लोज्ड की वैल्यू रखेंगे, रो इनटू में 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। इसको मैं नीचे ले गया। ओके, 4 पाई से आई थिंक 4 पाई कैंसिल, एक आर स्क्वायर कैंसिल, तो E की वैल्यू आ गई रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दैट इज रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ए सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग के लिए 0 आया था। तो जो अंदर वाला जो ये E इनसाइड आया है, E इनसाइड, ये आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। रेडियस नहीं मतलब जो R वेक्टर था। E रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हैं ना E इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ऊपर लिखा हुआ है। मतलब कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में R बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा। और कैसा कैसा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे सीधे बढ़ेंगे। R जितना बढ़ा है E भी उसी के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। दूसरा, अगर R 0 हो जाता, अगर R 0 है, R 0 होने का मतलब क्या, आप सेंटर पे बात कर रहे हैं, R की कोई वैल्यू नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेंटर पे निकालेंगे R को 0 रखते ही। और जैसे ही R को इस फॉर्मूले में 0 रखेंगे तो E इनसाइड आपके पास कितना आ जाएगा, 0। R को 0 रखते ही ये 0 हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर तो 0 ही है, पर उससे आगे चलोगे तो आपके पास ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है R के साथ। ओके, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। बाहर वाले का और सरफेस वाले का रिजल्ट आपके पास सेम था, बस इनसाइड वाले का चेंज हुआ है। तो ड्रॉ में बस एक ही वैल्यू चेंज होगी आपके पास। ओके, लेट्स ड्रॉ। ये R है, ये आपके पास E है। ठीक है, अब की बार जब R 0 है, R की वैल्यू 0 है ओरिजिन पे, तो उस टाइम पे तो मैंने बता दिया जब R 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। तो R 0 पे तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे ही R बढ़ने लग गया, सेंटर से R थोड़ा सा बढ़ा, तो आप बोल रहे हैं अभी अंदर ही है, थोड़ा सा ही बढ़ा है, अभी अंदर है स्फीयर के अंदर है, तो ये वाली रिलेशन फॉलो होएगी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और आप सभी को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ये बढ़ता गया, ये कब बात हो रही है, इनसाइड बात हो रही है, ये कब बात हो रही है, इनसाइड। ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इस तरीके से बढ़ रहा है। बढ़ता बढ़ता कब तक, R बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुँचेगा, जब R कैपिटल R सरफेस पे पहुँच गए, तो पहुँचते पहुँचते R कैपिटल R के बराबर हो गया। और आप सभी को पिछले वाले केस में भी बताया था कि सरफेस पे ये मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको इधर दिख रही है, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये हम कहाँ पे आ गए, सरफेस पे। और सरफेस पे वैल्यू वही है KQ/R स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। उसके बाद ग्राफ वैसा ही का वैसा है, ये इस तरीके से, ये कब है, आउटसाइड, जैसा लास्ट केस में था बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है, जिसका ये एक फॉर्मूला जो मेन था इनसाइड वाला पॉइंट ये किया है। ये भी आपके पास इस बार डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है इन
2020।